अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिस्कवर एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम PHY यानी फिजिक्स 101 का लेक्चर नंबर 25 और 26 को डिस्कस करेंगे। लेक्चर की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। लेक्चर नंबर 25 में हमने कैपेसिटर्स एंड करंट के बारे में डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स, लेक्चर की तरफ जाने से पहले आपसे एक और चीज़ डिस्कस करते चलूँ कि ऑनलाइन क्लासेस फिजिक्स 101 की स्टार्ट है और अगर कोई स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन जो है दे दी जाएगी। तो चलते हैं सर अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स होते क्या हैं, ये आप लोग अपने मिड टर्म में पढ़ चुके हैं। कैपेसिटर बेसिकली वो डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। ये अपनी वर्डिंग मैंने आपको बता दिया है, डिवाइस यूज टू स्टोर एन इलेक्ट्रिक चार्ज। फर्स्ट हमारे पास पॉइंट है, टू कंडक्टर्स आइसोलेटेड फ्रॉम वन एनदर। दो कंडक्टर्स हैं। कंडक्टर्स आपको पता होगा, कंडक्टर्स बेसिकली वो मटेरियल्स या सब्सटेंस होते हैं जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने की जो है वो इजाज़त देते हैं। हम कह सकते हैं द मटेरियल और सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम। ठीक है, दो कंडक्टर्स हैं, आइसोलेट किए हैं यानी एक दूसरे से अलग-अलग हैं, फ्रॉम वन अनदर एंड फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। ठीक है, अपने माहौल के लिहाज से भी, फ्रॉम अ कैपेसिटर। दीज कंडक्टर्स में भी एनी शेप एंड साइज, यानी ये कंडक्टर जो है वो किसी भी शक्ल या साइज़ के हो सकते हैं और दोनों को जो है वो डिस्टेंस पर रखा गया है और इनके दरमियान जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया गया है। जब इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को पैदा किया जाता है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है। और पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली चीज़ क्या होती है? पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं इनका डिफरेंस होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे आपको नीचे जो है वो डायग्राम में मेंशन किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। इसको जो है एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है। जब बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस बिटवीन देम। द इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स फ्रॉम द चार्जेस, क्योंकि जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जिक्र है तो वहाँ पे चार्जेस लाजमी होंगे, क्योंकि चार्जेस के डिफरेंस की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है। अगर चार्जेस ऑपोजिट होंगे यानी पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे तभी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। That have been pushed to the plates by the battery. The amount of charge pushed on the conductor is proportional to the potential difference. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा, ये वाली जो लाइन्स हैं ये आपके एमसीक्यूज में लाजमी आती हैं। द अमाउंट ऑफ चार्ज पुश्ड ऑन द कंडक्टर, जो चार्ज जो है वो कंडक्टर पुश कर रहे होती है, is proportional to the potential difference between the battery terminal which is the same as between the capacitor। तो इसको हम लिख सकते हैं कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वही यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है चार्ज, यानी पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो वो चार्ज को ज़्यादा पुश करेगा, अगर कम होगा तो वो कम करेगा। अब क्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के। अब अगर Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V के, क्या हम इसके एज अ कांस्टेंट C लगा सकते हैं? Q इज इक्वल टू सी वी राइट कर सकते हैं और यहाँ से हम जो है वो कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटर का फार्मूला निकालते हैं, C इज इक्वल टू Q ओवर V। इसको मैं ज़रा आपको सेपरेट करके दिखा देती हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाए। देखिए C जो है वो सॉरी Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, ये भी हमने पढ़ा है। अब अगर Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के तो हम इसको लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू सी वी, यानी C एज हमने कॉन्स्टेंट यूज़ किया। अब यहाँ पे हमारे पास C जो है वो इसको बाहर निकाल लें और Q ओवर V, तो ये हमारे पास जो है वो कैपेसिटर का फार्मूला ही बनता है। ये आपने अच्छे से याद करना है कि आपके एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कैपेसिटर का फार्मूला क्या है। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये देखिए दो चार्जेस हैं। यूजिंग द अबव डेफिनेशन लेट अस कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। दो पैरेलल प्लेट्स दी गई हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज है। जब भी इन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा इनको बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाएगा तो इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। देखिए अब ये दोनों चार्जेस जो है वो डिस्टेंस पे है, यहाँ पे D जो है वो डिस्टेंस शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्किप किया हुआ है, आप अपने हैंडआउट्स में देख सकते हैं। यहाँ पे आपको गॉस लॉ का, जो कि हमने लास्ट लेक्चर नंबर 24 में डिस्कस किया है, वो फार्मूला दिया गया है Q इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट। Q इनक्लोज्ड आपको पता है कि कोई भी इनक्लोज सरफेस में चार्जेस होंगे तो हमारे पास वो गैसियन सरफेस होगी या गॉस लॉ होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जीरो क्यों है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया जो है वो जीरो रखा गया है। द फ्लक्स थ्रू द एरिया ऑफ द प्लेट इज फ्लक्स इज इक्वल ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया जो है वो ए सरफेस एरिया है। अगर तो सरफेस एरिया को ज़ीरो रखा जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ज़ीरो होगी। ठीक है, यहाँ पे जो है वो
Q over epsilon नोट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गैप बिटवीन द प्लेट्स। जो हमारे पास Q over epsilon नोट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है जो कि इन दोनों के जो है दरमियान क्रिएट की गई है, पैरेलल प्लेट्स के दरमियान, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है E over D के हैं। एंड सो C इज इक्वल टू Q over V, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और यहाँ पे आपने जो है सिंपली क्या करना है, एप्सिलॉन नोट ओवर डी E over D, यानी V यहाँ पे आपने इसके साथ लगा देना है, यानी Q over एप्सिलॉन नोट था तो उसके आपने साथ जो है ये E over D भी लगा देना है V के साथ, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला भी यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है ये एमसीक्यूज के लिए लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, यू कैन सी द कैपेसिटेंसी विद वी लार्ज इफ द प्लेट्स आर क्लोज टू ईच अदर। ये आपके एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कैपेसिटेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी अगर जो है प्लेट्स एक दूसरे के क्लोज होंगी, अगर दूर होंगी तो कैपेसिटेंसी कम होगी। ये जो है आपको दोनों तरीक़ों से एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो आपको अपने माइंड को दोनों तरीक़ों से सेट करना है और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। नेक्स्ट यहाँ पे है एनी अरेंजमेंट विद टू प्लेट्स फ्रॉम अ कैपेसिटर प्लेन, यानी जो दो प्लेट्स की अरेंजमेंट है वो प्लेन की सूरत में भी हो सकती है, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, ठीक है, इनकी फॉर्म्स में भी हो सकती है। और कैपेसिटेंसी जो होती है वो डिपेंड करती है ज्योमेट्री पर, यानी साइज़ पर और प्लेट्स के गैप पर। ये आप लोगों का जो है ये लास्ट में एमसीक्यूज में आते हैं, ये जो मैंने नीचे हाईलाइट किया हुआ है कि कैपेसिटेंसी डिपेंड्स अपॉन दी। आपको पता होना चाहिए कि कैपेसिटेंसी ज्योमेट्री पर डिपेंड करती है, यानी साइज़ पर, प्लेट्स का साइज़ कितना है और इनके दरमियान गैप कितना है। क्योंकि अगर आपको पता है कि प्लेट्स का जो है एक दूसरे के क्लोज होंगी, कैपेसिटेंसी ज़्यादा होगी। अगर प्लेट्स जो है वो सरफेस एरिया दरमियान में उनका ज़्यादा है, एक दूसरे से दूर हैं, तो उनकी कैपेसिटेंसी कम होगी। थर्ड पॉइंट है हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर्स को अगर हम जो है वो डिफरेंट वेज में कनेक्ट करें और उनमें जो है मुख्तलिफ चार्ज हों, कंसीडर टू कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर, यानी पैरेलल में हमने जो है दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया है और इनका वोल्टेज भी सेम है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि C1 यानी ये कैपेसिटर है और ये C2 कैपेसिटर है। ये जो नीचे दो लाइन शो हो रही है ना, ये बैटरी के साथ कनेक्ट इनको किया गया है और इन दोनों का वोल्टेज जो है वो सेम है, ठीक है। द सेम वोल्टेज एग्जिस्ट अक्रॉस बोथ फॉर ईच कैपेसिटर। आपको पता है कि कैपेसिटर का हमने फार्मूला पढ़ा था, C इज इक्वल टू Q over V। अगर हम वहाँ से C को निकालते हैं तो C1 V1 बनता है, Q1 इज इक्वल टू C1 V1। अब यहाँ पे 1 इस क्यों रिप्रेजेंट किया गया है, 1 का मतलब है कि ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट कैपेसिटर्स का है, ये फर्स्ट चार्ज का फार्मूला है। C2 यानी ये Q2 सेकेंड चार्ज का यानी सेकेंड कैपेसिटर का फार्मूला है। वेयर वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल्स A एंड B, यानी ये दो टर्मिनल्स हैं, उनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस B से रिप्रेजेंट किया गया है और दो टोटल चार्जेस इनके यहाँ पे लिखे हुए हैं। Q जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कलेक्शन है सम के, सम ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। अब दो इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास दो कैपेसिटर हैं और दो ही चार्जेस हैं, Q1 है एक और दूसरे का Q2, जिसका फार्मूला भी हमने देखा है C1V और C2V। इसमें से हम V कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे हमारे पास C1 प्लस C2 रह गया, V यहाँ पे कॉमन आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट लेट अस डिफाइन एन इफेक्टिव और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसीज। इक्विवेलेंट को AQ से रिप्रेजेंट किया गया है, इसको हम Q ओवर V से राइट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने अभी जो है वो कैपेसिटर का फार्मूला देखा था, कैपेसिटेंसी का Q ओवर V होता है, ठीक है। और वहीं से ये ड्राइव किया गया है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। देन वी कैन इमीडिएटली सी दैट टू कैपेसिटेंसी, तो इसके हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी C1 प्लस C2 आ जाएगा और इसको सम ऑफ को हम CN भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर N कैपेसिटर्स। CN रिप्रेजेंट कर रहा है कि सम C1 प्लस C2 को हम जब एसो ऑन CN तक राइट कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास 4 पॉइंट है, अगर आपको इस पॉइंट की समझ आ गई है आपको 4 पॉइंट की भी ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे हमने जो है पैरेलल कैपेसिटर्स को जोड़ा हुआ है, ये आपके सामने है। लेकिन 4th पॉइंट में हमने कैपेसिटर्स को सीरीज़ में रखना है, सीरीज़ में आप जोड़ना है। यहाँ पे आप डायग्राम देखें, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ही आपका 4th पॉइंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सीरीज़ में रखा हुआ है, यहाँ पे एक ऊपर था और दूसरी नीचे, पैरेलल फॉर्म में था, यहाँ पे एक ही में फॉर्म में है लेकिन सीरीज़ में है। अगर इनको हम सीरीज़ में रखें तो इनके पोटेंशियल डिफरेंस वी मस्ट स्टार्ट विद V1 प्लस V2, तो इनके वोल्टेज में डिफरेंस आ जाएगा। अगर हम पैरेलल रखते हैं तो हमारे पास इनके वोल्टेज में कोई डिफरेंस नहीं आता, लेकिन इनमें अगर हम सीरीज़ में रखते हैं तो वोल्टेज में डिफरेंस आएगा। ये आपके MCQs में आता है कि अगर हम कैपेसिटर्स को पैरेलल रखते हैं तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अगर हम सीरीज़ में रखते हैं तब क्या होगा। तो आपको ये फार्मूलाज आने चाहिए। वेयर V1 एंड V2 द वोल्टेज अक्रॉस द टू क्लियरली सेम चार्ज, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। यहाँ पे इसका फार्मूला ओवर में होगा, जो पैरेलल होगा उसका फार्मूला हमारे पास ओवर में नहीं था, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको अगेन दिखा देती हूँ, ये वाला इसका फार्मूला था C1V, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज है तो हमारे पास Q ओवर C1 बन जाएगा। इसी को अरेंज किया हुआ है Q ओवर C1। यहाँ पे मैंने आपको करके भी दिखाया है, ये देखें
अगर सी का रखें क्यू ओवर वी बन जाएगा। अगर हम वी को इस तरफ ले जाएं, सपोज अगर वी को हम इसकी जगह पे ले जाएं तो हमारे पास जो है वो क्यू ओवर सी बन जाएगा और वी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जस्ट इन्होंने क्या किया, जगह चेंज की है। तो देखिए ज़रा, क्यू ओवर C1 प्लस क्यू ओवर C2, यहाँ पे क्यू कॉमन ले लिए हैं, 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 आ जाएगा। इसी तरह टोटल कैपेसिटेंसी इज नाउ लेस देन इफ दे आर इन पैरेलल, तो इनके अगर पैरेलल होंगे तो इनकी कैपेसिटेंसी जो है वो लेस होगी। इन जनरल 1 ओवर C, यहाँ पे ए क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को, तो 1 ओवर CN होगा। यहाँ पे जस्ट समीशन CN था इक्विवेलेंट कैपेसिटी पैरेलल फॉर्म में। सीरीज फॉर्म में हमारे पास जो है वो 1 ओवर CN होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 5th पॉइंट है, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर, जब बैटरी जो है वो कैपेसिटर से कनेक्ट की जाती है, आपको पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस अपेयर होते हैं जो कि प्लेट्स के ऑपोजिट होते हैं। वो हमने फर्स्ट जो डायग्राम थी वो देखी है। और सम एनर्जी हैज़ बीन ट्रांसफर फ्रॉम द बैटरी टू द कैपेसिटर, तो कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र की जाती है। ठीक है, और नाउ बीन स्टोर्ड इन इट, और कुछ जो एनर्जी को स्टोर कर लिया जाता है। क्योंकि कैपेसिटर जो होता है उसका मैंने आपको जब भी लेक्चर स्टार्ट किया था तभी आपको मैंने बताया था कैपेसिटर की मेन डेफिनेशन, कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस टू स्टोर दी एनर्जी या इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी वो डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। जब कैपेसिटर को डिस्चार्ज किया जाता है तो एनर्जी जो होती है वो रिकवर कर ली जाती है। लेट अस कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चार्ज कैपेसिटर फ्रॉम 0 वोल्ट्स। यहाँ पे जो है V से रिप्रेजेंट किया जाता है वोल्टेज से एट अ टाइम, और Q इज इक्वल टू CV आपको पता है कैपेसिटर का फार्मूला होता है। और इसी तरह टोटल चार्ज इंक्रीज करते हैं अंटिल इट रीच द फाइनल चार्ज एट विच पॉइंट द वोल्टेज बिकम V। ठीक है, इसका मतलब है कि जैसे जैसे टाइम चलता जाएगा तो क्या होगा, टोटल चार्जेस इंक्रीज़ करेगा, यानी बैटरी से जो है वो चार्जेस कैपेसिटर से बैटरी की तरफ जाएगा, और इस तरह जो है रीच द पॉइंट एट द वोल्टेज बिकम V। यानी हम यहाँ पे कैपेसिटर डिस्चार्ज किस तरह होगा कि जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर थी ना वो बैटरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। जब बैटरी फुली चार्ज हो जाएगी तो कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, तो एनर्जी इससे रिकवर हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6 है। ये इक्वेशन जो है वो इसके जो फाइनल अपने फार्मूला अपने माइंड में रखना है वो जस्ट इतना है, यहाँ पे मेंशन है डी इज इक्वल टू वी डी क्यू। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डाई इलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट। डाई इलेक्ट्रिक को समझने के लिए आपको इसकी बेसिक डेफिनेशंस का पता होना चाहिए। डाई इलेक्ट्रिक बेसिकली होता क्या है, डाई इलेक्ट्रिक जो है वो मीडियम और सब्सटेंस होते हैं जो कि विदाउट फोर्स जो है वो कंडक्शन कर सके या इंसुलेटिंग कर सके, इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी अपने इलेक्ट्रिक चार्ज को विदाउट एनी फोर्स जो है वो पास करने की सलाहियत रखता हो। अब डाइलेक्ट्रिक्स के अगर वैसे हम देखें तो ये इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं और पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, क्योंकि आपको पता है कि इंसुलेशन का मतलब ही ये चीज़ होती है कि जो कि इलेक्ट्रिसिटी को ऐसे सब्सटेंस होकर अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास ना कर सके, ना गुजार सके। ठीक है, लेकिन डाई इलेक्ट्रिक में जो है वो फोर्स करता है कि इंसुलेटेड मटेरियल्स में भी इलेक्ट्रिक करंट को गुजारा जा सके। अब यहाँ पे जो है अपने हैंडल्स की तरफ चलते हैं। एक फ्री चार्ज है जो जिसको प्लस क्यू से रिप्रेजेंट किया गया है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फ्री चार्ज है और इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमारे पास 1/4πε0 Q ओवर E R और R है। यहाँ पे R जो है ना वो रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नाउ सपोज दिस चार्ज इज प्लेस्ड अमंग वाटर मालिक्यूल्स, और ये चार्ज जो है वो अपने वाटर मालिक्यूल्स में रखना है, और मालिक्यूल जो है वो पोलराइज होंगे। पोलराइज का क्या होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस में चेंज हो जाएंगे। जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा, विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो स्लाइटली डिस्प्लेस होंगे। इसका मतलब ये है इस लाइन का कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान थोड़ी सी जगह रखी जाएगी। नेगेटिव पार्ट जो पानी का होगा मालिक्यूल का वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा, और जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा। तो इस तरह वीकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि 1/ε0 होगी वो बन जाएगी। और आपको पता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला वो ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया है। और आई हैव इंट्रोड्यूस अ न्यू क्वांटिटी जिसको डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कहते हैं। दिस इज द नंबर दैट इज यूजली बिगर देन 1 एंड मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द पोलराइजेशन रिड्यूस द मटेरियल। यहाँ से जो है इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ ये नीचे वाला जो है फॉर ईयर, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। इस लाइन को बेशक आप स्किप कर दें। फॉर एयर हवा में जो है वो एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है 1.003, लेकिन एप्सिलॉन आर तकरीबन 80 होती है,
80 प्योर वाटर में, यानी एयर में इतनी है लेकिन प्योर वाटर में 80 है। तो ये आपके एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द इफेक्ट ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक इज टू इंक्रीज द कैपेसिटेंसी ऑफ अ कैपेसिटर। जो डाइलेक्ट्रिक का जो है इफेक्ट वो कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी को बढ़ाता है। इफ द एयर बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज रिप्लेस्ड बाय, अगर दोनों के दरमियान जो है वो कैपेसिटर्स के दरमियान थोड़ी सी जगह रखी जाए, स्पेस रखी जाए, तो इनका जो फार्मूला डाइलेक्ट्रिक का होगा वो ये है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया तो आप अपने हैंडआउट्स में देख सकते हैं। आई होप आपको डाइलेक्ट्रिक का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यानी इसमें क्या होता है कि पानी के मॉलिक्यूल्स में आपको जो है वो कोई भी आपने चार्ज लेना है, उसके इंडिकेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपने जो है वो क्रिएट करनी है, ठीक है। और फिर वाटर मॉलिक्यूल्स पर आपने इसमें रखना है। वाटर मॉलिक्यूल पोलराइज हो जाएगा। पोलराइज होने का मतलब है कि पानी का फार्मूला जो होता है, तो पोलराइज का आपको थोड़ा सा मीनिंग में बता देती हूँ। देखिए वाटर का फार्मूला होता है H2O। जब ये पोलराइज होता है ना तो देखिए H2O यानी इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। 2 जो हाइड्रोजन है ना इन पे नेगेटिव चार्ज है और 1 ऑक्सीजन पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब ये पोलराइज हो जाएंगे, यानी हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है पोलराइज होंगे। तो जो हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट करेगा जो नेगेटिव मॉलिक्यूल होगा, और इसी तरह जो ऑक्सीजन है ये पॉजिटिव मॉलिक्यूल है, ये नेगेटिव की तरफ चार्ज की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जब वो अट्रैक्ट करेंगे तो इनके दरमियान एक वीकेंड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, जिनको 1/ε0 की फॉर्म में लिखेंगे और इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। ER जो है वो ε0 कांस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 26 आ जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसका हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि चार्जेस का बहाव जो है वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। अगर इसको स्मॉल अमाउंट में चार्जेस होंगे तो उसको DQ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों आपको पता है कि हम चार्ज को से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी चार्ज को रिप्रेजेंट करना हो तो Q का यूज़ करते हैं, और D जो है अगर स्मॉल अमाउंट के चार्ज हो। फ्लोज इन टाइम DT, यानी वो एक टाइम में फ्लो हो रहा है उसको DT से करेंगे तो हमारे पास करंट का फार्मूला DQ/dt। इसका मतलब ये है कि चार्ज जो कि किसी टाइम में, किसी वक्त में या फ्लो हो रहा है उसको कहते हैं करंट, ठीक है। इफ़ द करंट इज कांस्टेंट इन टाइम देन द टाइम t एंड करंट दैट फ्लोज, अगर टाइम जो है वो कांस्टेंट होगा तो हमारे पास I/t होगा। यूनिट चार्ज का जो है एम्पियर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर MCQs के चार्ज का यूनिट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि चार्ज का यूनिट जो है वो एम्पियर होता है, ठीक है। ऐसा यूनिट जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि 1 एम्पियर जो है वो इक्वल है 1 कॉलम ओवर सेकेंड के। ये भी आपके MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि अगर एक कॉलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करे तो उसको वो 1 एम्पियर के बराबर है या उसको 1 एम्पियर कहते हैं। नेक्स्ट है कार बैटरी है जो कि अप टू 50 एम्पेयर्स उसमें से जो है वो चार्ज करंट पास हो रहा है वैन स्टीयरिंग द कार, तो ये स्टार्टिंग दी कार। तो ये आपका एग्जांपल दी गई है। ओपन वी नीड टू डील विद स्मॉलर वैल्यूज़, तो हमें जो है कुछ स्मॉलर वैल्यूज से डील करना पड़ता है। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 1 मिली एम्पेयर किसके इक्वल होता है 10⁻³ एम्पेयर के। इसी तरह माइक्रो एम्पेयर जो है वो 10⁻6 एम्पेयर के हैं। 1 नैनो एम्पेयर 10⁻9 एम्पेयर के हैं और 1 पिको एम्पेयर जो है 10⁻12 एम्पेयर के हैं। और ये भी आप देख लें कि ये किस किस से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। पिको एम्पेयर को PA से, नैनो एम्पेयर को NA से, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो A नहीं आएगा। माइक्रो एम्पेयर को 1, यहाँ पे ये माइक्रो का साइन यूज़ किया गया, और मिली एम्पेयर को 1 M और यहाँ पे A स्मॉल यूज़ किया गया है, ठीक है। और आप लोगों ने जो है वो यहाँ पे माइक्रो एम्पेयर वाला मैंने MCQs आपके पास पेपर्स में देखा है, काफ़ी बार रिपीट हो रहा है कि 1 माइक्रो एम्पेयर किसके इक्वल है, तो आपको पता चाहिए 10⁻6 एम्पेयर के। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 है द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो इन द डायरेक्शन इन द पॉजिटिव चार्ज मूव। हमेशा जो है वो करंट की डायरेक्शन जो है वो उस तरफ होगी जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा होगा। लेकिन वाई में क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो फिक्स होता है एटम में, यानी और नेगेटिव चार्ज जो है वो मूव कर रहे होते हैं। यानी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पर होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा मूव करते रहते हैं, और पॉजिटिव चार्ज हमारे पास प्रोटॉन्स पे होता है वो कि फिक्स होते हैं। या आपने याद रखनी है ये चीज़ कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो एटम्स में फिक्स होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव, ये हमेशा जो है ना वो डायरेक्शन में ऑपोजिट होंगे। यानी नेगेटिव चार्ज इस तरफ मूव कर रहा होगा और जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज है वो बैटरी के इस तरफ मूव कर रहा होगा, और जिस तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होगा और उसके ऑपोजिट जो है वो करंट की जो डायरेक्शन होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो का जो एरो वेस्ट साइड है और कन्वेंशनल करंट जो है वो ऑपोजिट साइड पे फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे जो लास्ट लाइन में ये चीज़ मेंशन की हुई है। नेक्स्ट जो है वो करंट फ्लो करते हैं समथिंग फोर्सेज इट अराउंड है सर्किट, क्योंकि सर्किट के इर्द गिर्द कुछ फोर्सेज होती है जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा होता है। और यहाँ पे EMF का वर्ड यूज़ हुआ है। EMF इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपकी EMF का मतलब समझना। EMF बेसिकली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, ये बेसिकली
दो सर्किट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, दो सर्किट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यहाँ पे उसने कहा ईएमएफ जो है तो फोर्स नहीं होती, इट इज़ एक्चुअली द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ अ सर्किट्स। वही ऑलरेडी जो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे हमारे पास वी ए माइनस वी बी, वी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी बेसिकली होता है कि चेंज इन वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी, ठीक है। ये के एक ईएमएफ है यानी इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स है जो विच काजेज द करंट टू फ्लो, जो कि करंट को फ्लो करने का बायस बनता है रजिस्टर में, ठीक है। अभी यहाँ पे आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के, इज जनरल इन दिस रिलेशन विल नॉट बी कम्प्लीटली एक्यूरेट बट विल इट होल्ड्स, वी से दैट द ओहम लॉस अप्लाई। अब ओहम लॉ में के मुताबिक आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी के। अब v इज इक्वल टू आई आर होता है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको करके बताती हूँ। v जो है वो हमारे पास वोल्टेज है आई आर, आई और आर रेजिस्टर्स है, आई जो है वो जो करंट पास हो रहा है इसमें से, ठीक है। अब v इज इक्वल टू आई आर है। अगर हमने यहाँ से रजिस्टर का फार्मूला निकालना हो तो हम इसको राइट कर सकते हैं v ओवर आई, ठीक है। और इसी तरह ये वाले आप फार्मूले अभी आपके यूज़ होंगे। और इसी तरह अगर हमने जो है वो आई का निकालना हो तो हम v ओवर आर राइट कर लेंगे, ठीक है। आई जो है हमारे पास v ओवर आर के इक्वल है। अब यहाँ पे अपने हैंडआउट्स में देख सकते हैं, यहाँ पे आई का v ओवर आर, ये आपके पास ओहम लॉ है, ये आपने अच्छे से याद करना है कि आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, और आर अगर होगा वी ओवर आई जो कि रेजिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है नेक्स्ट यहाँ पे उसने कहा कि ओम लॉ इन जनरल द करंट में डिपेंड अपॉन द अप्लाइड वोल्टेज, करंट हमेशा जितना वोल्टेज दिया जाएगा उस पर डिपेंड करेगा कितना वोल्टेज है, ठीक है। और रेजिस्टेंस मैंने आपको ऑलरेडी बताया, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, वो भी डिपेंड करती है करंट पे। अब ये जो है फॉर एग्जांपल ये चार्जेस का बहाव है, मीन ये करंट गुजर रहा है, यानी ये जो एरो मैंने लगा दी, ये करंट गुजर रहा है, चार्जेस गुजर रहे हैं और दरमियान में कोई भी रुकावट आ जाए, ठीक है, ये रुकावट है। तो अब करंट तो फ्लो होता रहेगा लेकिन ये होगा कि थोड़ा स्लो हो जाएगा, तो ये हमारे पास जो होती है वो रेजिस्टेंस होती है। ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए ये यूज़ किया है। नेक्स्ट यही चीज़ है यहाँ पे उन्होंने कहा है व्हेन द करंट स्प्लिट्स इनटू टू, सॉरी यहाँ पे हम थे व्हेन करंट पासिस थ्रू रजिस्टर इट गेट्स हॉट एंड इट रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, जब जो है रजिस्टर में से गुजरेगा तो वो जो है हॉट गर्म हो जाएगा और इसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी। तो ये जो है ग्राफ बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, जस्ट अगर आपको ये समझ आ गया तो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 है चार्ज इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड। इसका मतलब ये होता है कि चार्ज हमेशा कंजर्व्ड होता है, ये ऐसा नहीं है कि चार्ज जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए या ख़त्म हो जाए, ठीक है। एंड देयरफॉर करंट इज़ कंजर्व्ड एज वेल। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आई यानी एक चार्ज आई जा रहा था, अब वो 2 में तो चेंज हो गया है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो I2 है, ये I3 है। अब देखिए ये 2 में जो चेंज हुआ है तो ये हमारे पास व्हेन करंट स्प्लिट्स, अब करंट जो है वो स्प्लिट हो जाए 2 करंट्स में, इनका सम जो है रिमेन कांस्टेंट रहता है। आप देख सकते हैं ना, ये एक ही टोटल करंट था लेकिन ये आगे 2 में स्प्लिट हो गया है, या 2 वायर्स में हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है व्हेन द रेजिस्टर्स आर पुट इन सीरीज विद ईच अदर, ये वाली चीज़ आप हाईलाइट कर लें। जब रेजिस्टर्स को सीरीज में रखा जाता है तो सेम करंट फ्लो करता है, ठीक है। v इज इक्वल टू आई आर हमने फार्मूला अभी देखा है। अगर फॉर एग्जांपल 2 रेजिस्टर्स के वोल्टेज हों तो हम इसको v इज इक्वल टू आई आर वन और v टू आई आर टू, 2 रेजिस्टर्स है ना यहाँ पे, यहाँ देखें R1 है और R2 है, 2 रेजिस्टर हैं तो दोनों के लिए v जो है फिर यहाँ से रीअरेंज फार्मूला होगा। अगर हम देखें v1 इज इक्वल टू आई आर वन, v2 इज इक्वल टू आई आर टू, यहाँ पे इसकी जो लेफ्ट साइड है v1 और v2 आपने इसको जो है वो लैदा कर लेना है, और जो इसके IR1 और IR2 आपने इसको लैदा कर लेना है। सर मैं आपको इधर करवा देती हूँ ये किस तरह इन्होंने क्वेश्चन की हुई है। VR1 IR1 V इज इक्वल टू, इसको हम कट कर लेते हैं क्योंकि I V इज इक्वल टू में आएगा। V इज इक्वल टू IR1 और फिर इसी तरह जो है ये हमारे पास V1 है। अब फिर हमने V2 राइट करना है, V2 इज इक्वल टू IR2। अब आपने इसकी जो लेफ्ट साइड है लेफ्ट साइड में ऐड कर देनी है, जो राइट साइड है वो राइट साइड में, ठीक है।
यानी क्या करेंगे, ये वाली हमारे पास जो लेफ़्ट साइड है ना V1 और V2, आपने लिखना है V1 प्लस V2, यानी लेफ़्ट साइड में आपने ऐड कर दी। सेकंड में आपने क्या करना, IR1 प्लस IR2। अब दोनों में I कॉमन है, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर देती हूँ, आपने I कॉमन ले लेना है, R1 प्लस R2। यहाँ पे अपने हैंड आउट्स में देख सकते हैं जो फाइनल इक्वेशन है वो ये आपके पास है। इसी तरह R जो है इक्विवेलेंट्स में इज इक्वल टू रजिस्टर R1 प्लस R2, सो रजिस्टर्स इन सीरीज एडेड अप। तो इस तरह हम रजिस्टर को जो है सीरीज़ में ऐड कर सकते हैं। अगर हमारे पास सर्किट सीरीज़ में होता है तो आपको पता है किस तरह होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे 7 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे सर्किट जो है रजिस्टर जो है वो पैरेलल में दिए गए हैं। पैरेलल में आपको पता है कि ये एक ऊपर रजिस्टेंस है और दूसरे नीचे है, ठीक है। ये पैरेलल फॉर्म में दिए गए हैं और पैरेलल में हम जो ओवर की फॉर्म में राइट करते हैं। पीछे भी हमने पैरेलल कैपेसिटर्स पढ़ा था, तो अब हमने ओवर की फॉर्म में लिखा था। अभी पैरेलल रजिस्टर्स है, तब भी आपने ओवर की फॉर्म में लिखना है, I इक्वल टू V ओवर R1। इसी तरह I2 इज इक्वल टू V ओवर R2। दो रजिस्टर्स है ना, तो आपने क्या करना है, 1 ओवर R इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। अब 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 का अगर हम जो है वो एलसीएम लें, देखिए दो रजिस्टर से 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2, तो आपने इसका एलसीएम लेना है। जब आप एलसीएम लेंगे तो किस तरह एलसीएम लेते हैं, ये R1 है, ये R2 है, आपने इसको नीचे मल्टीप्लाई करके R1 मल्टीप्लाई किससे, R2 से हो रहा है। अब देखिए R1 है, अब R1 आपके पास नीचे भी R1 है, ये R1 R1 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे R2 रह गया है और R2 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये R2 प्लस ये R2 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे R1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो R1, यानी आपके पास एलसीएम लेने से इस तरह ये आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने सिंपल एलसीएम लिया है और उसके बाद आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको सेपरेट करके लिखें या वैसे ही राइट कर लें। यहाँ पे इन्होंने सेपरेट करके लिखा हुआ है, आप R2 ओवर R1 R2 यानी सेपरेट इसको करके राइट कर सकते हैं, R1 R2। इस तरह प्लस का साइन इधर, R1 ओवर R1 और R2, तो इससे क्या होगा, ये R1 से कैंसिल हो जाएगा और ये R2 से, तो ये आपकी जो है वो, अब देखिए ये वाली फॉर्म ऊपर वाली बन रही है, तो इसका मतलब है कि ये आपका एलसीएम जो है वो दुरुस्त है, ठीक है। बस आपने इसका सिंपल एलसीएम लेकर इसका फाइनल ये निकालना है। नेक्स्ट 8 पॉइंट है, व्हेन द करंट फ्लोज इन अ सर्किट वर्क इज़ डन। तो आपको पता है कि क्योंकि करंट फ्लो कर रहा होता है चार्जेस की वजह से, जब चार्जेस जो है वो चार्जेस के बहाव को ही हम करंट कहते हैं, ठीक है, तो तब उस पर वर्क हो रहा होता है। अगर स्मॉल अमाउंट हमें चार्ज की रिप्रेजेंट करनी है, डी क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस को वी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह वर्क डन जो है वी डी क्यू आ जाएगा मैथमेटिकल फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ जाता है, यहाँ पे इसको आप थोड़ा सा हाईलाइट कर लें, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क जो है पावर इज डब्ल्यू डी ओवर डब्ल्यू टी। डब्ल्यू यहाँ पे जो है वाट को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे आ जाता है कि इट कैन बी रिटन एज द पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, और पी जो है वो पावर है आई वी। द यूनिट ऑफ पावर का यूनिट 1 वोल्ट मीटर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज के पावर का यूनिट क्या है, वोल्ट मीटर, जिसको हम जोल ओवर कॉलम, डॉट से मुराद मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉलम ओवर सेकेंड इज इक्वल टू 1 और जोल ओवर सेकेंड जो है वो इज इक्वल टू 1 वाट के इक्वल है। इसको आप फिंगर टिप्स पे रट लें, क्योंकि ये आपके अगर एमसीक्यूज में ना आया तो दो ये जो है क्वेश्चंस तो आप लोगों के वैसे सब्जेक्ट्स में नहीं आया, लेकिन एमसीक्यूज में ये मस्ट आता है, ठीक है। नेक्स्ट है किरचॉफ लॉस। इसके मुताबिक ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्लोज्ड सर्किट का वो हमेशा ज़ीरो होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का मजमूआ जो है क्लोज सर्किट में हमेशा ज़ीरो होता है। यहाँ पे नीचे डायग्राम भी दिखाई दी है, या देखिए आप क्लोज सरफेस है और इसमें का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये वोल्टेज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो हमेशा ज़ीरो होगा। और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंजर्वेटिव होती है, वो ऑलरेडी हमने जो है वो स्टडी किया है। तो बस बेसिक इसका यही कंसेप्ट है, आपने इसमें माइंड में रखना है। नेक्स्ट जो है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है, वी ए माइनस आई आर प्लस एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू वी ए। ये जो है ना आपका फार्मूला है किरचॉफ लॉ का, ये अपने फाइनल अपने माइंड में रखना है। इसको आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में नहीं आने, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। इंशाल्लाह ये लेक्चर्स देखने के बाद आपकी 95 to 100% प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर प्रोडक्ट आरसी का ले, आरसी बेसिकली रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का अगर प्रोडक्ट ले तो वो टाइम कांस्टेंट कहलाता है, जो कि एमसीक्यूज में आ सकता है। और ये हमारे पास इट गिव्स द टाइम बाय विच द करंट हैज़ फॉलन 1 ओवर ई इज
अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/2.7 ऑफ द इनिशियल वैल्यू। ठीक है, वो इनिशियल वैल्यू के 1/2.7 होना चाहिए अगर यहाँ तक करंट फॉल करे। नेक्स्ट है सर्किट्स ऑफन हैव द 2 और मोर लूप्स। सर्किट जी दो से ज़्यादा लूप्स होती हैं, इसलिए वोल्टेज या करंट को इस सिचुएशंस में फाइंड करने के लिए हम किरचॉफ लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके जो हाईलाइटेड है ये आपने चीज़ें ज़रा भी स्किप नहीं करनी। इसके अलावा जो है वो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है 12। A charge inside Y moves under the influence of the applied electric field and suffers many collisions that cause it move on highly irregular jagged path as shown। यानी चार्जेस जो है वो रेगुलर मैनर में फेयर पाथ में मूव कर रहे हैं। इट मूव्स ऑन द एवरेज टू द राइट द ड्रिफ्टिव वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ से एमसीक्यूज बनने के चांस नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ से कोई हाईलाइट भी नहीं किया। ये थर्ड पॉइंट का 13 पॉइंट का आप एक बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये जो है मुझे इतना पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं लगा, तो यहाँ से मैंने हाईलाइट नहीं किया। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 27, इंशाल्लाह 27 और 28 को हम लेक्चर एक ही लेक्चर में कवर करेंगे, तो उस वीडियो का जो है वो इंतज़ार करें थोड़ा सा, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। ऑनलाइन क्लासेस को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं फिज़िक्स 101 की, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको डिटेल दे दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।